प्रिय छात्र एवं छात्राओं, आज मैं कक्षा 12 में राष्ट्र के स्वरूप के अंतर्गत संस्कृति के विषय में बताने जा रहा हूँ। आप लोग ध्यान से देखेंगे, क्योंकि राष्ट्र के स्वरूप में 3 चीज़ों का समावेश हुआ: भूमि, जन और संस्कृति। तो हमारे लेखक महोदय वासुदेव शरण अग्रवाल जी कहते हैं, राष्ट्र का तीसरा अंग या तीसरी शक्ति हमारे देश के लोगों की संस्कृति है। मनुष्यों ने युग युग में जिस सभ्यता का जिस संस्कृति का निर्माण किया, वो उसके जीवन के जीने का तरीका बना। बिना संस्कृति के लोगों की कल्पना सर रहित धड़ के शरीर के समान है। कबंध मात्र, सर रहित धड़ के शरीर मात्र है। अगर सर को अलग कर जाता है तो मतलब शरीर में कोई चेतना नहीं रहती है। उसी प्रकार से जब हमारे राष्ट्र के स्वरूप में अगर भूमि है, तो अगर लोगों की संस्कृति नहीं है, जन नहीं, समुदाय है, तो उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। संस्कृति ही जन का मस्तिष्क है। क्यों? संस्कृति के द्वारा ही मानव का विकास हुआ, मानव अग्रसर हुआ। संस्कृति के विकास और अभ्युदय के द्वारा ही राष्ट्र की वृद्धि संभव है। लेखक महोदय कहते हैं, जब हमारे देश में शिष्ट व्यवहार होगा, शिष्ट नागरिक होंगे, संस्कृत मतलब विकसित और उसका विकास होगा, तभी हमारे राष्ट्र की उन्नति संभव है। राष्ट्र के संपूर्ण रूप में भूमि और जन के साथ जन की संस्कृति का भी महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ पर लेखक महोदय कहते हैं, राष्ट्र के संपूर्ण विकास में भूमि और जन के साथ साथ अगर हमारे देश की संस्कृति नहीं है तो उस राष्ट्र का कोई अस्तित्व नहीं रहता है, उसके स्वरूप का कोई महत्व नहीं रहता है। यदि भूमि और जन अपनी संस्कृति से विरहित कर दिए जाए, अगर मतलब संस्कृति से भूमि और जन को अलग कर दिया जाए, तो राष्ट्र का लोप हो जाएगा, अर्थात राष्ट्र का कोई स्वरूप नहीं रहेगा, राष्ट्र का अंत हो जाएगा। जीवन के बिटप का पुष्प संस्कृति है। जो हमारे जीवन का वृक्ष होता है, जीवन रूपी वृक्ष होता है, खिलने वाला पुष्प ही संस्कृति है। क्यों? संस्कृति के बिना हमारे राष्ट्र का स्वरूप निर्माण नहीं हो सकता है। संस्कृति के सौंदर्य और सौरभ में ही राष्ट्रीय जन के जीवन का सौंदर्य और यश अंतर्निहित है। संस्कृति का जब विकास होगा, हमारे देश के लोग शिष्ट होंगे, सभ्य आचरण होगा, तो हमारे राष्ट्र के स्वरूप में राष्ट्रीय जीवन की सुंदरता और यश छिपा रहेगा। यहाँ पर लेखक महोदय ज्ञान और कर्म के जो पारस्परिक संबंध है उसके विषय में बतलाने का प्रयास करते हैं कि ज्ञान और कर्म दोनों का जो पारस्परिक संबंध है, जो हमारे उसका अभ्युदय होता है, वही संज्ञा हमारी संस्कृति है। भूमि पर बसने वाले जन के ज्ञान के क्षेत्र में जो सोचा, हमारे लेखक महोदय कहते हैं, भूमि पर रहने वाले मानव ने ज्ञान के क्षेत्र में जो कुछ विस्तार किया या विकास किया, और कर्म के क्षेत्र में जो संरचना की, दोनों के रूप में हमें राष्ट्रीय संस्कृति के दर्शन परिलक्षित होते हैं। जीवन के विकास की युक्ति ही संस्कृति के रूप में प्रकट होती है। लेखक महोदय कहते हैं, अगर जीवन का वास्तविक विकास करना है तो संस्कृति के द्वारा ही हो सकता है। प्रत्येक जाति अपनी अपनी विशेषताओं के साथ इस युक्ति को निश्चित करती है। लेखक महोदय कहते हैं, प्रत्येक जातियाँ अपनी अपनी अलग अलग गुणों के कारण अलग अलग संस्कृति का निर्माण
सुनिश्चित करती हैं और उससे प्रेरित होकर के संस्कृति का विकास होता है। इस दृष्टि से प्रत्येक जन की अपनी अपनी भावना के अनुसार पृथक पृथक संस्कृतियाँ राष्ट्र में विकसित होती हैं। लेखक महोदय कहते हैं, हमारे देश में तमाम धर्मों के लोग हैं, सबकी संस्कृति अलग है। अलग होते हुए भी हमारे राष्ट्र का विकास संभव है, परंतु उन सबका मूल आधार पारस्परिक सहिष्णुता और समन्वय पर निर्भर करता है। हमारे लेखक महोदय कहते हैं, लेकिन जब वास्तव में राष्ट्र के स्वरूप का मूल आधार तभी सार्थक होगा जब आपस में भाईचारे की भावना और समन्वय की भावना स्थापित होगी। जंगल में जिस प्रकार अनेक लता वृक्ष और वनस्पति अपने अदम्य भाव से उठते हुए पारस्परिक सम्मिलन से अवरोधी स्थिति प्राप्त करते हैं। लेखक महोदय कहते हैं, जंगल में जिस प्रकार से तमाम प्रकार के पेड़ वनस्पति लताएं होती हैं और अपने साहसिक भाव से विकसित होते हुए लेकिन सम्मिलन की दृष्टि से उनमें कोई अवरोध की स्थिति नहीं होती है, उसी प्रकार से जब हमारे देश में लोगों के अंदर संस्कृति जन और भूमि का सही समन्वय होगा तभी सार्थक रूप से उन्नति हो सकती है। उसी प्रकार राष्ट्रीय जन अपनी संस्कृतियों के द्वारा एक दूसरे के साथ मिलकर राष्ट्र में रहते हैं। यहाँ पर लेखक महोदय कहते हैं, हमारे देश में तमाम विचारधाराओं के तमाम अलग अलग संस्कृतियों के मानने वाले लोग हैं, लेकिन एक दूसरे के साथ मिलकर ही राष्ट्र में जीवन यापन करते हैं या राष्ट्र के सच्चे स्वरूप का निर्माण करते हैं। जिस प्रकार जल के अनेक प्रवाह नदियों के रूप में मिलकर समुद्र में एक रूपता प्राप्त करते हैं। यहाँ पर लेखक महोदय कहते हैं, जिस प्रकार से हमारे तमाम नदियाँ होती हैं लेकिन बह कर के अंत में समुद्र में मिलकर एक रूप धारण करती हैं, अर्थात एक रूपता में आ जाती हैं, उसी प्रकार से हमारे हिंदुस्तान में तमाम प्रकार के धर्म हैं, तमाम प्रकार के वेशभूषे हैं, तमाम प्रकार के पहनावे हैं, लेकिन जब राष्ट्र की बात आती है तब एकजुटता को प्रदर्शित करते हैं। उसी प्रकार राष्ट्रीय जीवन की अनेक विधियाँ राष्ट्रीय संस्कृति में समन्वय प्राप्त करती हैं। लेखक महोदय कहते हैं, उसी प्रकार जो हमारे देशवासियों का जीवन है नाना प्रकार तौर तरीकों से देश की संस्कृति के मिलन को प्राप्त करती हैं। समन्वय युक्त जीवन ही राष्ट्र का सुखदायी रूप है। लेखक महोदय कहते हैं, जब हमारे देश के लोगों में समन्वय की भावना होगी, जिस प्रकार से भूमि अगर है जन नहीं है, भूमि का कोई अस्तित्व नहीं होता है। अगर भूमि है जन है, अगर उनके अंदर संस्कृति नहीं है तो सुख नाम का कोई आनंद नहीं है। साहित्य कला नृत्य गीत आमोद प्रमोद अनेक रूपों में राष्ट्रीय जन अपने अपने मानसिक भावों को प्रकट करते हैं। लेखक महोदय कहते हैं, हमारे देश में रहने वाले मानव साहित्य के माध्यम से कला के क्षेत्र में, नृत्य के क्षेत्र में, गीत के क्षेत्र में आमोद प्रमोद के तमाम साधनों को व्यक्त करते हुए राष्ट्रीय जन अपने अपने मनोभावों को प्रकट करते हैं या विचारधाराओं को प्रदर्शित करते हैं। आत्मा को जो विश्वव्यापी आनंद भाव है, यहाँ पर लेखक महोदय कहते हैं, आत्मा का जो विश्व में फैला हुआ आनंदित भाव है वही भाव है सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे भवन्तु। वो इन विविध रूपों में साकार रूप से प्रकट होते हैं। यदि बाह्य रूप की दृष्टि से संस्कृत के बाहरी लक्षण अनेक दिखाई पड़ते हैं। लेखक महोदय कहते हैं, अगर हमारा आंतरिक स्वरूप दृढ़ता को प्राप्त किए हुए है, बाह्य स्वरूप की दृष्टि से संस्कृत के बाहरी तमाम प्रकार के उसके स्वरूप दिखाई पड़ते हैं,
किंतु आंतरिक आनंद की दृष्टि से उनमें एक सूत्रता होनी चाहिए या एक रूपता होनी चाहिए। या लेखक महोदय कहते हैं चाहे हमारे धर्म अलग अलग हों, चाहे हमारे मतलब कर्म अलग अलग हों, लेकिन राष्ट्र हित की भावना स्वरूप मतलब जुड़ी होनी चाहिए, तभी वास्तव में सही हम राष्ट्र के स्वरूप की व्याख्या दे सकते हैं। जो व्यक्ति सहृदय है वो प्रत्येक संस्कृत के आनंद पक्ष को स्वीकार करता है। लेखक महोदय कहते हैं जिस व्यक्ति के अंदर में करुणा, दया, उदारता के भाव हैं वो प्रत्येक संस्कृत के आनंद पक्ष को स्वीकार करता है, अर्थात ग्रहण करता है और उसमें आनंदित होता है, और उसी के द्वारा आनंद को प्राप्त होता है। इस प्रकार की उदार भावना ही विविध जनों से बने हुए राष्ट्र के लिए स्वास्थ्यकर है। लेखक महोदय कहते हैं जब हमारे राष्ट्र के स्वरूप में आने वाले जन के लोगों के अंतर्गत उदारता की भावना होगी तब वास्तव में राष्ट्र का सही कल्याण हो सकता है या देशवासियों के लिए हितकर होगा। गाँव के जंगलों में स्वच्छंद जन्म लेने वाले लोकगीतों में, तारों के नीचे विकसित लोक कथाओं में संस्कृति का अमित भंडार। लेखक महोदय ग्रामीण अंचल एवं जंगल के विषय में व्याख्या करते हुए कहते हैं कि स्वच्छंद जन्म लेने वाले लोकगीत, तमाम प्रकार के लोकगीतों का अवतरण हुआ, तमाम प्रकार के लोकगीत गाए जाते हैं। तारों के नीचे विकसित लोक कथाओं में संस्कृत का असीमित भंडार भरा पड़ा हुआ है, जहाँ से आनंद की भरपूर मात्रा हम लोगों को मिलती है। राष्ट्रीय संस्कृत के परिचय काल में उन सब का स्वागत करने की आवश्यकता है। हमारे लेखक महोदय कहते हैं राष्ट्र के स्वरूप का परिचय देते हुए हम समस्त इस पृथ्वी पर रहने वाले मानव का स्वागत करते हैं, क्यों उनके अंदर संस्कृति एवं मातृभूमि के प्रति प्रेम समाया। पूर्वजों ने चरित्र और धर्म और विज्ञान, साहित्य, कला और संस्कृत के क्षेत्र में जो कुछ भी पराक्रम किया है, हमारे लेखक महोदय अपने पूर्वजों के कर्तव्यों पर प्रकाश डालते हुए कहते हैं पूर्वजों ने चैत्य निर्माण में, धर्म के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, संस्कृत के क्षेत्र में जो कुछ करके दिखाया है या पराक्रम किया है उस सारे विस्तार को हम गौरव के साथ धारण करना चाहिए। लेखक कहते हैं हमारे पूर्वजों ने जो मार्ग दिखलाया उस मार्ग को हमें साहस स्वीकार करना चाहिए और उसके तेज को अपने भावी जीवन में साक्षात देखना चाहते हैं। लेखक महोदय कहते हैं हम अपने पूर्वजों के पराक्रम, तेज एवं उनके यश को भावी जीवन में उतारना चाहते हैं। यही राष्ट्र संवर्धन का स्वाभाविक प्रकार है। लेखक महोदय कहते हैं यही राष्ट्र हित का, राष्ट्र के विकास का वास्तव में स्वाभाविक रूप से प्रकार है, जहाँ अतीत वर्तमान के लिए भार स्वरूप नहीं है, जहाँ अतीत मतलब आने वाले भविष्य के लिए भार रूप न बने, जहाँ भूत वर्तमान को जकड़ नहीं रखना चाहता। भूत हमारी भूतकाल की परंपराएं वर्तमान की परंपराओं को मतलब जकड़ना नहीं चाहती हैं, वरन अपने वरदान से पुष्ट करके, वरन अपने आशीर्वाद से पुष्ट शिक्षित करके उसे आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। उस राष्ट्र का हम लेखक महोदय कहते हैं जहाँ पर इस प्रकार के निवासी देश में रहते हैं जो भूमि से संबंध रखते हैं, भूमि से प्रेम करते हैं, जनों में प्रेम की भावना है और संस्कृत भी वहाँ पर मतलब साफ सुथरी है। वह उस ऐसे देश का हम हार्दिक नमन एवं स्वागत करते हैं। बच्चों ये लेसन तुम्हारा समाप्त हो गया, आप लोग इसको पढ़ेंगे। पीछे जो गत पैराग्राफ दिए हैं उनसे प्रश्न नोट करेंगे और लिखेंगे। और ये जीवनी जो है
राष्ट्र के स्वरूप के अंतर्गत वासुदेव शरण अग्रवाल की संपूर्ण जीवनी याद करेंगे।